45 करोड़ लोग ग्रसित हैं, 25 लाख मौतें हो रही हैं और बच्चों में 8 लाख मौतें हो रही हैं दुनिया भर में। मुझे लग रहा है छोटे बच्चों में निमोनिया के जो आंकड़े हैं वो सर्वाधिक हैं। फेफड़े में जो इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो इन्फेक्शन वायरस की वजह से हों, बैक्टीरिया की वजह से हों, फंगस की वजह से हों, ये जो इन्फेक्शंस हैं इनसे जो निमोनिया है वो लंग्स में हो सकता है, किसी हिस्से में हो सकता है, एक फेफड़े में हो सकता है, दोनों में हो सकता है। और अभी पिछले दिनों जो कोविड निमोनिया है उसको भी आपने देखा है, वायरस की वजह से दोनों फेफड़ों में निमोनिया देखा है। बैक्टीरियल निमोनिया भी, क्योंकि अभी मौसम बदलाव का है, इस मौसम में देखिए जो ख़ास दिन कभी रखे जाते हैं दुनिया भर में सेलिब्रेट करने के लिए या उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए, तो उसमें ऐसा देखा जाता है किस मौसम में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये मौसम हम कह सकते हैं कि निमोनिया का मौसम है। इस समय सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस होते हैं। जो मौसम का बदलाव है उसके चलते जो इन्फ्लुएंजा है उसकी ज़्यादा प्रभावित आपको दिखेंगे। सबको सर्दी जुकाम बुखार इस तरह के वायरल इलनेस इस समय बहुत ज़्यादा है लोगों में। और साथ ही साथ जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं, अगर प्राइमरीली वायरस से इलनेस शुरू हो रही है तो सेकेंडरीली इसमें बैक्टीरिया का फिर जो इन्फेक्शंस हैं वो इन्फेक्शंस हैं, या प्योरली भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस हैं। क्योंकि जो ये मौसम बदलाव का है इसमें जो नेचुरल डिफेंस है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो प्रभावित होती है कहीं ना कहीं। जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है इन दिनों में, एयर पॉल्यूशन की तादाद आप देख रहे हैं, ज़्यादातर जो शहर हैं वो रेड जोन में चल रहे हैं। दिल्ली के हालात आप सबसे छुपे नहीं हैं। तो मैं कहता हूं कि जो इस समय की जो स्थितियां हैं जिसमें हवा में जो नमी है वो कम होने की वजह से जो धूल है या जो एयर पॉल्यूशन है उसमें PM 2.5 के स्तर अगर आप देखें वो लगातार बढ़ रहे हैं। जो नेचुरल डिफेंस है, जो हमारी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उस तरह से बनाया गया है कि ये जो बैक्टीरिया वायरस फंगस जो भी हवा में आता है तो वो यहीं पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही चिपक जाता है। लेकिन ड्राई होने की वजह से साइनसेज और एयर ट्रैक्ट जो है ड्राई होती है और वो यहाँ पे नहीं रुक पाता है और सीधे वो अंदर तक अपनी पहुँच बनाता है, लंग्स तक चले जाते हैं ये वायरस बैक्टीरिया फंगस केमिकल्स। तो ऐसे में एलर्जी की समस्याएं, ऐसे में निमोनिया की समस्याएं ये जानलेवा साबित हो रही हैं। तो इस मौसम में ये खास ध्यान रखने के लिए किस तरह से प्रिवेंट करना चाहिए, मैं कुछ चीज़ें जो प्रिवेंशन की हैं। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हैं या वयस्क हैं, वयस्कों में जो दर है वो 13 गुना ज़्यादा है एडल्ट से। 65 साल के ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उनमें 13 गुना ज़्यादा संभावना है कि निमोनिया से वो ग्रसित होंगे। जो लक्षण हैं उन पे मैं बात कर लूँ कि खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ़, सीने में दर्द, थकान व कमजोरी होना, तेज़ से सांस लेना, सांस लेने में कठिनाई होना और तेज़ सांस लेना। बच्चों में सर बताएंगे जिसको पसली चलना आप लोग आम भाषा में कहते हैं, वो एक लक्षण है। साथ ही साथ घरघराहट की आवाज़ बच्चों में, खांसी, ये इस तरह के तमाम लक्षण आप देखेंगे। साथ ही साथ जो किस तरह से हमें इसकी डायग्नोसिस करनी है वो मैं आपको बता दूं कि एक तो हम लोग जो परीक्षण करते हैं, बच्चे की हिस्ट्री लेंगे, उसकी फिर परीक्षण करेंगे। साथ ही साथ चेस्ट का एक्सरे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक्सरे में जो कंसोलिडेशन है, जो निमोनिया है, उसके पैचेस दिखाई देने लगते हैं। लेकिन कुछ मामलों में जब एक्सरे में नहीं दिखता है ये पैचेस तो CT स्कैन की भी जांच कराई जाती है। इसके अलावा जो बलगम है
जो स्प्यूटम प्रोडक्शन है उसके कैरेक्टर से भी पता चल जाता है कि कितना गाढ़ा आ रहा है, किस रंग का आ रहा है, इन्फेक्टिव है या नहीं है। सामान्य तौर पर सफ़ेद बलगम आता है जो हमारे एज्ड लोग हैं उनमें, या जब इन्फेक्शन की जद में आते हैं तो उसका रंग भी बदलता है, गाढ़ापन भी हो जाता है और कभी कभी स्मेल भी आ सकती है। तो इस तरह के लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं बलगम की जो स्थिति है, और उसकी जांच भी कराते हैं जिससे कि बैक्टीरिया का पता लगाया जा सके, या जिस वजह से है किसी आपकी फंगस की वजह से है तो उसका भी हम लोग पता लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों में जिनमें एक तो जो प्रचलित बैक्टीरिया है उसका स्पेक्ट्रम पता है तो उस हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों में ब्रोंकोस्कोपी करके, ब्रोंकोस्कोपी से सैंपल निकाल करके उसकी भी जांच कराई जाती है। इसके अतिरिक्त जो यूरिन में एंटीजन है उनके भी परीक्षण होते हैं। वायरल पीसीआर की भी जांच अवेलेबल है। मल्टीप्लेक्स पीसीआर एक नई जांच है जो पूरे स्पेक्ट्रम की जांच कर सकती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जितने भी हमारे बीच में हैं। इसके अतिरिक्त ब्लड की जो जांचें हैं वो भी कई सारी कराई जाती हैं। उपचार में अगर बात करें तो एंटीबायोटिक्स से सामान्य तौर पर उपचार किया जाता है। वायरस में एंटीवायरल दवाइयाँ आप सब लोग जानते हैं कि दी जाती हैं। इसी के साथ साथ फंगस का अगर निमोनिया आ रहा है तो एंटी फंगल दिया जाता है। और अस्पताल में भर्ती की जो स्थिति है उसमें बच्चे और बुज़ुर्ग इनकी एडमिशन की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। साथ ही साथ आईसीयू में भी रखना पड़ सकता है यदि गंभीर हो रहा है निमोनिया, उसकी वजह से ब्लड में इन्फेक्शन जा रहा है, सेप्टिसीमिया हो रहा है, सेप्टिक शॉक की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को ये आईसीयू में भी हमें इसकी भर्ती करना पड़ सकता है। वेंटिलेटर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। और मौत का जो आंकड़ा है वो आईसीयू में अगर सबसे ज़्यादा है तो वो निमोनिया की वजह से ही है। अभी आपने वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया की बात हुई, ये भी आपने नए प्रचलन में जो चीज़ें हैं, नई टर्मिनोलॉजी हैं वो सामने आ रही हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आ रही हैं धीरे धीरे। अब वेंटिलेटर पे चूँकि एक उपकरण लगाए जा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन है, उसकी क्लीनिंग है, उसके जो प्रिवेंशन के तौर तरीके हैं, उन सब को लेना भी एक इसका हिस्सा बनता जा रहा है। तो एक वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हम लोगों के लिए है, जिसमें कि किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जाए, किस तरह से कम किया जाए। देखिए, हैंड हाइजीन रखना, ओरल हाइजीन, छोटे बच्चों में आपने देखा होगा दूध पिलाते हैं बॉटल से तो बॉटल साफ़ नहीं रहती है, एस्पिरेशन हो जाता है बच्चों को, इसका प्रिवेंशन। हम लोग हाथ धोने का जो एक पुराने ज़माने से चला आ रहा है हमारे देश में, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं आपने खूब सिखाया, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, तो ये भी निमोनिया का ही प्रिवेंशन था। ये भी एक तरह से वायरल निमोनिया के जो इन्फेक्शंस थे उसी के लिए था। इसके अतिरिक्त टीके उपलब्ध हैं, जैसे आपने देखा कि कोविड का वैक्सीन लगी, इसी तरह से इन्फ्लुएंजा का जो टीका है वो हर वर्ष लगता है, क्योंकि हर वर्ष अपना स्वरूप बदल करके ये वायरस आता है, रेस्पिरेटरी वायरस, और इन्फ्लुएंजा से आपको बीमार करता है। हर बार नया आता है तो हर बार नए आपको लक्षण आते हैं। इसी तरह का वायरस ये कोविड वायरस भी था। तो इसके अलावा न्यूमोकोकल वैक्सीन्स हैं जो निमोनिया के जो कॉमन बैक्टीरिया हैं उनके लिए दी जाती हैं। HIV की वैक्सीन है, जो बहुत ऐसे हमारे लोग हैं जो एक सेक्शन ऐसा है जो बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों में COPD के लिए इनकी प्रिवेंशन में भी अब हर्पीज जोस्टर और इस तरह के टीके भी हमारे अब सामने आ रहे हैं कि उन्हें लगाना लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त जो तंबाकू का सेवन है, जिस तरह से हमारा एयर पॉल्यूशन, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग मिलकर के किस तरह से कम कर पाएँ, लेकिन ये इंडिविजुअल के द्वारा ही लिया जा रहा है जो स्मोकिंग है। भाई इसमें तो कोई नहीं कह रहा है आपसे कि इतना पॉल्यूशन तो ऐसे ही ज़्यादा है एयर में, लेकिन आप जब ऊपर से और स्मोकिंग कर रहे हैं
तो उनके लिए तो आप लोगों को ये समझाना पड़ेगा सबको मिल करके कि भाई ऐसे ही इतनी ख़राब एयर क्वालिटी है, आप उसे और ख़राब क्यों करना चाहते हैं, अपने जान लेने पे क्यों आप उतारू हो रहे हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से जो वायु प्रदूषण है उसको कम करना। शराब और जो अवैध दवाइयाँ हैं, देखिए जिस तरह से इसके प्रभाव में अल्कोहल के या ड्रग्स के या नींद की दवाइयों का सेवन, उससे जो निमोनिया है इसके इंसिडेंस बढ़ रही हैं। एस्पिरेशन जो होता है, माइक्रो एस्पिरेशंस, उसके इंसिडेंस बढ़ रहे हैं, तो इसके भी बचाव करना होगा। दांतों की साफ़ सफाई, कैरीज़ और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या कोई एब्सेस हैं डेंटल, तो उसकी लिए भी हमें समय से उपचार कराना होगा, नहीं तो ये भी जानलेवा निमोनिया में तब्दील हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को मजबूत करने पर लगातार बात हुई है पिछले दिनों। तो इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए जो हमारे खान पान है, पौष्टिक आहार है, व्यायाम है और अच्छी भरपूर नींद लेना इसमें शामिल है। वहीं तरल पदार्थों का, क्योंकि इस समय ह्यूमिडिटी कम है एयर में, तो तरल पदार्थों का उचित सेवन ये प्रतिरक्षा को मजबूत करता है।